क्रेडिट कार्ड को एक बात का क्रेडिट तो देना ही पड़ेगा कि ऐसा क्रेडिट यानी कि इस तरह का लोन आपको कहीं और से नहीं मिल सकता। क्रेडिट कार्ड देने वाली कंपनी या बैंक आपको एक लिमिट तक यानी कि 30 से 40 दिन का एक फ्री लोन दे देती है। आपसे कोई ब्याज इस पर नहीं वसूला जाता। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप पेमेंट में लेट करते हैं तो ये ब्याज जो है वो बढ़ता जाता है कंपाउंडिंग लेवल पर, लेकिन अगर आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तब तो ये एक अच्छा क्रेडिट बन सकता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड यानी सहूलियत भी है, सिरदर्द भी है। आप इसका कैसे इस्तेमाल करें इस पर ये बात तय होगी। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप सही तरीके से कैसे करें और क्रेडिट कार्ड यूनिवर्स में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। ये सब समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं लोन फॉर एमएसएमई के फाउंडर अमित तनवर। हाय अमित, थैंक यू सो मच, आपने मनी9 के लिए वक्त निकाला। सबसे पहली बात तो जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं उनके मन में ये सवाल है कि हमने देखा कि अमेरिका के फेडरल बैंक ने भी जो है ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। भारत में भी कम से कम 90% की बढ़त हो चुकी है ब्याज दरों में। बैंक के एफडी में रेट बढ़ रहे हैं, कर्ज महंगे हो रहे हैं। इन सब का क्या क्रेडिट कार्ड के बकाये पर भी असर पड़ेगा? क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड पर जो इंटरेस्ट है वो काफी ऊंचा रहता है, क्या ये और ऊंचा हो सकता है? हाँ, प्रियंका जी नमस्कार। प्रियंका जी, जहां तक रहे इंटरेस्ट रेट बढ़ने की और क्रेडिट कार्ड के बकाये की बात है, दोनों अनरिलेटेड टर्म्स हैं। कैसे अनरिलेटेड है वो आपको समझाता हूँ। लगभग हमारे जो ये क्रेडिट कार्ड का यूनिवर्स है ये लगभग 20-25 साल पुराना है। और इस 20-25 साल पुराना जो ये यूनिवर्स है इसमें स्टार्टिंग से ही इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट रखे हैं, रिवॉल्विंग, जब भी कोई उसको क्रेडिट को रिवॉल्व करता है तो उसके ऊपर लगभग अप टू 50% का जो है इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं सालाना। अगर आप देखें तो कोई भी जो है मार्केट में, बैंक में जो है कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसपे इतना हाई इंटरेस्ट रेट हो। तो अगर हम जो है कहें कि अभी 1% के लगभग 0.9% उन्होंने बढ़ाया है, 90 बेसिस पॉइंट्स आरबीआई ने रेट, तो उसका इसके ऊपर कोई मटेरियल इम्पैक्ट है ही नहीं क्रेडिट कार्ड के ऊपर, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है हाईएस्ट कैटेगरी में है। लगभग 3 से 4% महीने का जो है आपको जो है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, विच इज ऑलरेडी ह्यूज। तो उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं या ना बढ़ाएं वो ज्यादा मटेरियल बात है ही। ठीक है, तो इसको लेकर के अब चिंता करने की जरूरत नहीं है कि क्रेडिट कार्ड का बिल महंगा होगा। लेकिन एक नई चीज जो होने वाली है अमित जी वो ये है कि आरबीआई ने अपने मॉनेटरी पॉलिसी में ही अनाउंस किया कि वो क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने पर काम कर रही है और इसके कुछ और डिटेल्स हमें आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए इस खबर को आप कैसे देख रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? प्रियंका जी, इसमें दो बातें हैं। एक हम जो है इंडिविजुअल्स के लिए बात करते हैं, फिर एक हम एमएसएमई सेक्टर के जो छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस करने वाले लोग हैं या बड़े भी इनफैक्ट, तो उनके लिए एक बात कर लेते हैं। और जहां तक इंडिविजुअल्स की बात है तो इंडिविजुअल्स के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि उनको हर बार अपना खुद का पैसा यूज करना पड़ता है, कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है। नाउ दे कैन यूज बोरोड मनी। क्रेडिट कार्ड का पैसा यूज करेंगे, 50 डेज का जो है आपको ग्रेस पीरियड मिलता है। आफ्टर 50 डेज आप उसको पे कर देते हैं, आपको एक अच्छा रिवॉर्ड सिस्टम मिलता है, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यू कैन एंजॉय इट। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका एक सिबिल स्कोर बढ़ाने में भी ये हेल्प करेगा आपको। जो अच्छे लोग हैं जो जानते हैं कि क्रेडिट का फायदा कैसे ले उठाना है, तो वो अपना सिबिल स्कोर और भी बेटर कर पाएंगे, क्योंकि मंथ ऑन मंथ वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स करेंगे इंडिविजुअल लेवल पे, एंड उसके बाद में वो डाटा जब जो है सिबिल प्रोसेस करेगा तो सिबिल में उनका जो स्कोर होगा वो हायर साइड पे चलता चला जाएगा। एक चीज तो ये होगी। अब आते हैं मैम एमएसएमई सेक्टर की तरफ। एमएसएमई सेक्टर के लिए ये रिवोल्यूशनरी पीरियड है। कैसे रिवोल्यूशनरी है? अभी तक जो यूपीआई ने किया वो लोगों को बताया कि आप छोटी छोटी 5 रुपए की पेमेंट, 10 रुपए की पेमेंट, एक टॉफी लेने के लिए आपको जो 1 रुपए की पेमेंट करनी है वो हो, या आपको एक मोबाइल फोन लेना है 30,000 का, 50,000 का, या एप्पल का 1 लाख रुपए का मोबाइल लेना है, उसके लिए सेम आप जो है पेमेंट्स कर सकते हैं अपने यूपीआई से, बट पैसा तो आपका अपना यूज हो रहा है। अब दूसरी बात ये भी है कि बहुत से लोग जो हैं अब इसको P2P पे मॉडल पे चलते हैं, यानी कि पर्सन टू पर्सन। P2P मॉडल में क्या है, एक बिजनेसमैन जो है जिसको आप 10 रुपीज की पेमेंट करने जा रहे हैं या 50 रुपीज की आपने वेजिटेबल परचेज की है, अब आपको उसको पेमेंट देना है। पेमेंट देते हुए क्या होगा कि वो आपको अपना यूपीआई कोड देगा इंडिविजुअल। अगर किसी का नाम जो है संजीव कुमार है, वो सब्जी बेचने वाला है, तो संजीव के नाम पे वो इंडिविजुअल पेमेंट लेगा, वो अपने बिजनेस के नाम से पेमेंट नहीं देता। अब क्रेडिट कार्ड के आने के बाद में
या जो ये सबसे बड़ा चेंज आएगा वो ये आएगा कि जो है एमएसएमई के ये जो स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, ये डायरेक्टली जो है पेमेंट ले पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत से लोग बोलते हैं कि यूपीआई से पेमेंट कर दो क्योंकि उसमें कोई एमडीआर नहीं है, कोई शुल्क नहीं है बेसिकली। अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पे भी कोई शुल्क नहीं होगा, तो जो पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल का जो मशीनरी है जिससे आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके पेमेंट लेते हैं, उसका एमडीआर जनरली रहता है 1% से लेकर के 3% तक, कार्ड टू कार्ड बेसिस। जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड के लिए 3% तक जाता है, वीजा कार्ड या जो है मास्टर कार्ड के लिए 2% तक जाता है। इसके अलावा और भी कुछ कार्ड कंपनीज है उनके लिए अलग अलग है। अब ये अगर आपका जो है क्रेडिट कार्ड यूपीआई से लिंक हो गया तो आपको एमडीआर या तो जीरो होगा आपका, या कुछ छोटा मोटा होगा, जैसे 0.50 हो गया या 0.25 हो गया, यानी कि क्योंकि आपको वो पॉश मशीन लगाने का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। हाँ, उसका रेंटल नहीं आपको देना पड़ेगा पोस्ट मशीन का, पहली चीज। आपको उसके बाद में जो है जो आपको मंथली पेमेंट्स करनी है वो भी नहीं देना पड़ेगा, एक ह्यूज चार्ज। अगर कोई आदमी जो है 1 करोड़ रुपए की ट्रांजेक्शन करता है उसको 2% एक ह्यूज अमाउंट बैठता है, 2 लाख रुपीज का, 3 लाख रुपीज का। लेकिन जब आप जो है क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने के बाद में पेमेंट करेंगे, वही एक्सपेंस अगर जीरो हो जाता है या 0.25% रह जाता है, इट्स ए ह्यूज सेविंग फॉर बिजनेस। बिल्कुल, तो ये जो पूरा जो हमारा पेमेंट यूनिवर्स है वो बदलेगा, फायदा कंज्यूमर को तो होगा ही, लेकिन जो लोग इनके जरिए पेमेंट लेंगे उनके लिए भी हम बदलाव आते हुए देखेंगे। अब मैं ये समझ, एक चीज और, हाँ बताइए। एक चीज और, क्योंकि एमएसएमई की सेक्टर की बात हो रही है तो एक बहुत बड़ा फायदा और भी मिलना है। आज आप असंगठित जो क्षेत्र है हमारा बिजनेस करने वालों का, उसमें क्या होता है, ये लोग डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस, 3 महीने के लिए और कई बार तो 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए भी पैसा उधार लेते हैं। ये सारी चीजें क्रेडिट कार्ड के आने के बाद और इनका सिविल स्कोर जनरेट होने के बाद, जब जिस दिन इनको रुपए क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा उस दिन इनको 50 दिन का क्रेडिट पीरियड फ्री में मिलेगा। तो ये क्या करेंगे, कल तक जो साहूकार के पास जाकर के 10% के ब्याज पे ये जो है पैसा लेते थे, वो चीज भी जो है बंद हो जाएगी। तो इनका जो एक तरीके से आर्थिक शोषण होता जा रहा था वो भी बंद हो जाएगा। चलिए, तो ये तो अच्छी बातें हो गई। इनफैक्ट मेरा अगला सवाल यही था कि क्रेडिट कार्ड के जरिए भी तो हम बोरो ही कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड वाला कर्ज और एक पर्सनल लोन लेना, ये दोनों के बीच में क्या अंतर होता है और कौन सा ज्यादा महंगा पड़ेगा? क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर भी तो ब्याज इतना सारा वसूला जाता है जब हम उस बोरोड मनी को इस्तेमाल करते हैं, और पर्सनल लोन का ब्याज भी ज्यादा रहता है। इन दोनों को हम अगर कंपेयर करें अमित जी, तो क्या बेहतर रहता है और किससे आप दूर रहने की सलाह लेंगे, और कौन सा विकल्प अगर नौबत आ गई है तो यूज करने के लिए कहेंगे? देखिए, जहां तक क्रेडिट कार्ड की बात है, क्रेडिट कार्ड में सबसे बड़ा, बैंक इस मामले में बड़े चालाक, मैं चालाक वर्ड स्पेसिफिकली यूज कर रहा हूं क्योंकि बैंक्स को पता है कि ह्यूमन टेंडेंसी है वो भूल जाता है चीजों को। बिल भूल गए तो उसको लेट पेमेंट चार्ज कर देंगे। अगर कोई और रिवॉल्विंग हो जाएगा क्रेडिट, ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, जैसे आपने जो है प्रोग्राम के स्टार्टिंग में भी बताया था। तो ये चीजें होती हैं क्रेडिट कार्ड के साथ में। अब लेकिन जब बैंक इतना अच्छा पैसा कमाएगा तो बैंक कमाते हुए ये भी ध्यान रखता है कि भाई मैं कुछ पास ऑन भी करूं, जिससे लोगों को जो है मैं बुला सकूं क्रेडिट कार्ड को यूज करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा उनको एंटाइस कर सकूं, उनको लुभावने ऑफर देते हैं जो है बैंक वाले। अब लुभावने ऑफर क्या होगा, 0% ईएमआई कर देंगे आपको, जो है 5% पे दे देंगे, 3 महीने की ईएमआई फ्री कर देंगे, कुछ ना कुछ इस तरीके का जो है वो एक लुभावना ऑफर देंगे। अब अगर आपका वो सारा जो अमाउंट है, सपोज करो आप एक 30,000 50,000 का कोई शॉपिंग कर रहे हैं, अब आपका अगर 3 मंथ्स में आप नहीं दे पा रहे हैं तो बैंक के पास में फिर दूसरी स्कीम पैसा अर्न करने की क्या होती है कि जी आप 3 महीने और बढ़ा लीजिए या 12 मंथ्स का ले लीजिए ईएमआई, लेकिन उसमें हम आपको एक प्रोसेसिंग फी चार्ज कर देंगे, प्लस हम आपसे एक इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे। अब उस तरीके से बैंक उसमें पैसा कमाने के तरीके ढूंढ लेता है। अब आ जाते हैं पर्सनल लोन पर। पर्सनल लोन बड़ा सिंपल है, आपने एक्स अमाउंट दिया, इतने परसेंट पे दिए, इतना आपको इंटरेस्ट जो है देना पड़ेगा, इतने टाइम बाद ओवर हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। उसमें कोई आरबीआई के रेट बढ़ने घटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पर्सनल एग्रीमेंट है, आपको इतने पे मिला इतने पे ही रहेगा। 12 मंथ का दिया, 12 मंथ में खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। अब जब हम जो है दोनों चीजों को कंपेयर करते हैं तो कई बार क्रेडिट कार्ड सस्ता होता है, जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वगैरह में जो है आपको 3 महीने की अगर फ्री ईएमआई मिल रही है तो आपको ले लेनी चाहिए। बट अगर आप जो है बोरो करते वक्त आपको जो है सपोज कीजिए 14% के इंटरेस्ट रेट पे
आपको जो है क्रेडिट कार्ड में पैसा लेना पड़ रहा है, प्लस इधर आपका दूसरे साइड पे जो है पर्सनल लोन आपको 11% पे पड़ रहा है, 3% की सही। अब आपको जो है पर्सनल लोन लेना है या आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, आपके सामने क्लियर है। एक तरफ ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना है, एक तरफ कम देना, तो यू हैव टू डिसाइड अकॉर्डिंगली। राइट, ठीक है। लेकिन आपने जैसे कहा ना कि क्रेडिट कार्ड वाले जो है वो आपको अपनी ओर खींचने के लिए लुभावने ऑफर्स देते हैं, और इसी तरह एक क्रेडिट कार्ड में बहुत सारे हिडन चार्जेस होते हैं जो जब क्रेडिट कार्ड इशू होता है तो कस्टमर को समझ में नहीं आता है। तो वो कौन कौन से हिडन चार्जेस हैं जो आप हाईलाइट करना चाहेंगे, जो एक कंज्यूमर जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता है उसे जानने चाहिए कि ये चार्जेस उसके क्रेडिट कार्ड पर वसूले जाते हैं? प्रियंका जी, ये बहुत बड़ा ग्रे एरिया है। बैंक क्या करता है, जब भी आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू करता है, एक जो है एसओसी यानी कि शेड्यूल ऑफ चार्जेस की बुकलेट भेजता है। अब वो इतनी मोटी सी बुकलेट होती है, उसमें और बारीक बारीक शब्दों में बहुत सारी चीजें लिखी होती है, बिल्कुल। आप देखते ही नहीं है। अब आपको तो ये पता है ये क्रेडिट कार्ड है, मैंने स्वाइप किया, पेमेंट कर दी, अगर बाई चांस डिले हो गया तो जो है मुझे कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। अब वो चार्जेस कई बार इतने हो जाते हैं और उनके ऊपर डिस्प्यूट इतना हो जाता है। खासतौर पे मेरे पास जब कई बार केसेज आते हैं, जैसे किसी के क्लाइंट का आया कि भाई मुझे 10 करोड़ रुपीज देना है, पता लगा उसका कोई सिविल का डिस्प्यूट पड़ा हुआ है क्रेडिट कार्ड का, जो सेटल ही नहीं हुआ था पहले, और उसमें जो है आपके जो है 2 लाख रुपए का उन्होंने बनाया हुआ है आपके ऊपर बिल। अब इस वजह से आपका सिविल डाउन हो गया, आपको जो है एमएसएमई बोरोवर्स को बड़ी प्रॉब्लम आती है इस चीज की वजह से। अब ये हिडन चार्जेस क्या है जो आपने मुझे बोला है इनको पॉइंट आउट करने को। सबसे पहले तो एनुअल चार्जेस। एनुअल चार्जेस में भी 2 तरीके के चार्जेस हैं। फर्स्ट ईयर फ्री कर देंगे, नेक्स्ट ईयर आपसे रिन्यूअल चार्ज ले लेंगे, और रिन्यूअल चार्ज भी नहीं लेंगे। अगर आप XYZ अमाउंट खर्च करेंगे पूरे साल के अंदर तो आपको ये भी माफ कर देंगे, नहीं करेंगे तो चार्ज कर लेंगे। अब क्लाइंट को तो ये लगता है कि इतना तो हो ही जाएगा, बाई चांस नहीं हुआ तो आपको एक चार्ज तो यहीं पे पड़ गया रिन्यूअल फीस के तौर पे। उसके अलावा जो है आपको कैश एडवांस चार्जेस देने पड़ते हैं, एटीएम यूज चार्जेस देने पड़ते हैं। अब आपको जो है कैश लेना है आपने, आपको उसमें 300-400 रुपए का आपको कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम आपको जो है एटीएम यूजेज चार्जेस लग जाएगा। उसके बाद में जो है आपको कैश एडवांस चार्जेस लग जाएंगे, जो कि अप टू 3 to 4% ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट है। आपने अगर एक 10,000 रुपए की जो है ट्रांजेक्शन करी है तो उसके ऊपर 3% से लेकर के 4% तक, कई बार 5% तक भी आपको कैश एडवांस चार्जेस बैंक ले लेता है आपसे। इसके अलावा जो है लेट पेमेंट फी, मैंने बता ही दिया आपको कि अगर आपसे बाई चांस मिस हो गया आपका बिल तो आपको लेट पेमेंट चार्जेस लगेंगे। इसके अलावा आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा। तो ये चीजें होती और है। एक चक्कर और है अमित जी, वो मिनिमम ड्यू वाला चक्कर, वो उसमें आप एक बार फंस गए तो आपके सामने इंटरेस्ट का पहाड़ खड़ा हो सकता है। मैं उस पर अभी आऊंगा मैम, और भी इसके अलावा बहुत सारे चार्जेस हैं, बड़ी जल्दी इसको कवर कर देता हूँ। और लिमिट यूटिलाइजेशन फी बैंक चार्ज करते हैं 500 रुपए तक। इसके अलावा जीएसटी जो है जितने भी चार्ज देगा बैंक, 18% का जीएसटी लग गया, तो यानी कि 5वां हिस्सा तो जो है जो कुछ भी आप खर्च कर रहे हैं उसका 5वां हिस्सा तो ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है, कोई गवर्नमेंट को जा रहा है, तो गवर्नमेंट भी उसमें जो है आप एंजॉय करती है उसको। उसके अलावा जो है फॉरेन करेंसी मार्कअप फी। प्रियंका जी, अगर आप जो है कभी घूमने के लिए बाहर जाएं, भूल करके भी अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड का यूज न करें, जब भी करें तो फॉरेन करेंसी के लिए स्पेसिफिकली कार्ड लेकर के, अदरवाइज आपको इतना करीब करीब अप टू 5% का जो है कन्वर्जन चार्जेस देने पड़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है कैश डिपॉजिट चार्ज। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। कैश डिपॉजिट चार्ज क्या है, आपको अपना सपोज कीजिए HDFC बैंक का एक जो है कार्ड आप यूज कर रहे हैं, मैं नाम लेके स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि वो चार्ज करते हैं इसलिए। अब HDFC बैंक के कार्ड के लिए आपने सोचा कि मैं इसकी कैश में पेमेंट कर देते हैं या कर देती हूँ। आप गए जाकर के ओवर द काउंटर आपने जो है अपना कैश दिया, वो कहेंगे हम कैश हैंडलिंग चार्ज भी लेंगे आपसे। अब वो 50 रुपए भी हो सकता है, बैंक टू बैंक डिफर करता है, 100 रुपए भी हो सकता है, कई मामलों में 200 रुपीज तक भी हो सकता है। इनफैक्ट ब्रांच को एक्सेस करने के लिए भी आपको कई बार चार्ज कर दिया जाता है कि आप ब्रांच में आए, हमारे आदमी का आपने टाइम दिया है तो हम उसके बदले में चार्ज करेंगे, जबकि वो कस्टमर बैंक का ही है, बैंक का ही क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, इसके बावजूद भी उसको जो है चार्ज देना पड़ता है। रिवार्ड हैंडलिंग चार्ज है उसके बाद, अप टू 99 रुपीज, 199 रुपीज के रिवार्ड हैंडलिंग चार्ज बैंक लेता है। और सरचार्ज के थ्रू एक मोटी कमाई कमाते हैं सभी बैंक्स। रेलवे की टिकट बुक करनी है उस पे सरचार्ज ले लेंगे 25 रुपए, 50 रुपए। स्कूल की फीस पेमेंट करनी है क्रेडिट कार्ड से, उसके ऊपर चार्ज ले लेंगे सरचार्ज। आपको जो है कंपटीशन एग्जाम की फीस पे करनी है उसके लिए चार्ज ले लेंगे।
इसके अलावा आपको पेपर स्टेटमेंट चाहिए, उसके लिए 100 रुपए ले अमित लेंगे जी, आपके। आपके ये जो हिडन चार्जेस की लिस्ट है वो रुक ही नहीं रही है। मुझे लगता है हम लोग को एहसास ही नहीं होता कि हम कितने तरह के चार्जेस क्रेडिट कार्ड पर दे रहे हैं। अगर ये सारे चार्जेस मिला दूं तो साल का 200 टका कमाता है बैंक क्रेडिट कार्ड से। माय गॉड, सोचिए जरा, मतलब हमें एहसास ही नहीं होता है। अब एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कई बार मैंने देखा है कि एक, मतलब मैं किसी से मिली हूँ जिनके पास एक क्रेडिट कार्ड था और उस जी। पर जो है उनका बन गया काफी बकाया, तो उन्होंने एक और क्रेडिट कार्ड इशू हो गया, उससे उसको चुकाते हैं, फिर उसके नाम पे एक और क्रेडिट कार्ड हो गया। इस तरह से 4 क्रेडिट कार्ड है। एक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल दूसरे कार्ड के बकाये को चुकाने के लिए किया जा रहा है। ये कितना आपको वाइज डिसीजन लगता है? देखिए, बिल्कुल भी वाइज डिसीजन नहीं है। इसको टोपी घुमाना बोलते हैं हमारे नॉर्मल टर्म्स में, कि टोपी घुमाई जा रही है। अब जहाँ पे भी आपका एक जगह जो है पेमेंट्स वगैरह जहाँ से आप उम्मीद कर रहे थे कि मेरी टाइमली आ जाएंगी, वो नहीं आई, तो ये टोपी घूमने का काम बंद हो जाता है और आप एक विशियस सर्कल में फंस जाते हैं। अब ये विशियस सर्कल क्या है कि आपके ऊपर इंटरेस्ट बर्डन बनना शुरू हो जाता है। कंटिन्यूअसली यू हैव टू पे द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है, और ये कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपका मंथली बेसिस पे हो रहा है। तो इट बिकम ए ह्यूज कॉस्ट टू यू। सबसे बढ़िया है, जब भी इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है, कोई पर्सनल लोन ले लीजिए, किसी से, अपने फ्रेंड से, फैमिली से बोरो कीजिए पैसे को, और क्रेडिट कार्ड का बिल फुल में पूरे में चुकता कर दीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आपको जब तक आप समझ पाएंगे, हो सकता है आपको 25-50 हजार रुपए की तो कम से कम जो है इंटरेस्ट कॉस्ट लग चुकी हो। राइट, तो यही होता है डेट ट्रैप। इससे बचना है आपको। एक क्रेडिट कार्ड, दूसरा क्रेडिट कार्ड, तीसरा क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल नो कहिए। ऐसे पैसे की जरूरत में अगर ऐसा फंस गया कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है, दोस्तों से, परिवार से, बैंक से पर्सनल लेकर के इसको चुकाइए। यहाँ पर एक छोटी सी चीज और ऐड करूंगा मैं, प्रियंका जी। कई बार क्या होता है, एक अच्छा ऑफर भी आ जाता है। सपोज कीजिए आपको जो है आज 1 लाख रुपए की देनदारी है किसी क्रेडिट कार्ड पे, अचानक ही दूसरे बैंक ने आपको ऑफर दे दिया कि आपको हम 3 इंटरेस्ट फ्री जो है बैलेंस ट्रांसफर का जो है अलाउ करते हैं। 3 महीने में आप कर दीजिए पेमेंट, तो 3-3 महीने में इक्वल अमाउंट आपको पे करना है। तो ये आपके लिए कई बार इजी हो जाता है। ओके, तो ऐसी फैसिलिटीज का भरपूर यूज कर लेना तो चाहिए। इवैल्यूएट कीजिए, बैंक से बात कीजिए और रास्ता ढूंढने की कोशिश कीजिए।